हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बीएसएससी और बीएसओ का प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 4। तो हम लोग सेट नंबर 3 तक का क्वेश्चन पढ़ लिए थे स्टूडेंट, और आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 4। तो इसमें देखते हैं स्टूडेंट कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हेस का नियम ऊष्मागतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हेस का नियम ऊष्मागतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो हेस का नियम है ये जो आधारित है ये पहला सिद्धांत पे आधारित है। तो हेस का नियम ऊष्मागतिकी के किस सिद्धांत पे आधारित है। तो पहला सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रेरक का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रेरक का एसआई मात्रक क्या है स्टूडेंट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हेनरी, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है फैराडे, और फोर्थ ऑप्शन है कूलम्ब। तो प्रेरकत्व का एसआई मात्रक है हेनरी, और ये जो हेनरी है किनके नाम पे रखा गया है। तो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे स्टूडेंट, जोसेफ हेनरी, उनके नाम पे ये हेनरी नाम दिया गया है। तो प्रेरक का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रेरक का एसआई मात्रक हेनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न कथनों में से कौन सा प्लास्टिसिटी के गुण को संदर्भित करता है। तो इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि कौन सा प्लास्टिसिटी के गुण को संदर्भित करता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट प्लास्टिसिटी पदार्थों में कठोरता के गुण को दर्शाता है। सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट प्लास्टिसिटी के कारण तनाव हटने के बाद वस्तु अपने मूल स्थान में वापस आ जाती है। थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट प्लास्टिसिटी पदार्थों में भंगुरता की स्थिति को दर्शाता है। और फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट यह किसी सामग्री के तनाव की स्थिति में बिना टूटे अस्थायी विरूपण से गुजरने की क्षमता है। तो इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन कि प्लास्टिसिटी के गुण को संदर्भित कौन कर रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट, यह किसी सामग्री की तनाव की स्थिति में बिना टूटे अस्थायी विरूपण से गुजरने की क्षमता है। ये जो प्लास्टिसिटी के गुण को संदर्भित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, न्यूटन के गति के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट प्रथम नियम, इस ऑप्शन नंबर सेकंड है द्वितीय नियम, और ऑप्शन नंबर थर्ड है तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर फोर्थ है ए और बी दोनों। तो इसमें हो जाएगा न्यूटन के किस गति को गैलीलियो का नियम कहते हैं। तो प्रथम नियम को जो है गैलीलियो का नियम कहते हैं, और न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं स्टूडेंट। और न्यूटन के प्रथम नियम से ही बल का परिभाषा मिला है। तो इसमें से ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं। और बल की परिभाषा कहाँ से मिला है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से जो बल की परिभाषा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फोनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो फोनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है स्टूडेंट। तो ये किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट समुद्र की गहराई मापने में, सेकंड ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता मापने में, थर्ड ऑप्शन है हृदय की गति मापने में, और फोर्थ ऑप्शन है विभवांतर मापने में। तो फोनोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है ये किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट एग्जाम में कि समुद्र की गहराई मापने में क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र की गहराई मापने में जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है फेदोमीटर का, और ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है फोनोमीटर का, और हृदय की गति मापने में किया जाता है कार्डियोग्राम का। तो इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे स्टूडेंट कि समुद्र की गहराई मापने में किसका प्रयोग करते हैं। तो फेदोमीटर का, ध्वनि की तीव्रता मापने में फोनोमीटर का, और हृदय की गति मापने में कार्डियोग्राम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है। तो इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या है। तो इसमें जो हो जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 6.76 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है 6.76 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसी समान ऊंचाई से अलग अलग भार की वस्तुएं गिराई जाती है, गिराई जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। अगर जो समान ऊंचाई से अलग अलग भार की अगर वस्तु गिराई जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, ये पूछ रहा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, पृथ्वी के समीप आने पर वेग में परिवर्तन होगा। सेकंड ऑप्शन है उनके त्वरण में परिवर्तन होगा। थर्ड ऑप्शन है त्वरण एक समान रहेगा। और ऑप्शन नंबर डी है उनके भार में परिवर्तन होगा। तो अगर समान ऊंचाई से अगर अलग अलग भार की वस्तु गिराएंगे, जैसे एक गिराते हैं 6 kg का, एक गिराते हैं 7 kg का वस्तु और एक गिराते हैं 8 kg का, तो इसमें पूछ रहा है कि समान ऊंचाई से अगर अलग अलग भार की वस्तु गिराई जाएगा तो उसमें जो है त्वरण जो है एक समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को P तथा F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जो अवतल दर्पण है स्टूडेंट, इसमें किसी वस्तु को P और F के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट फोकस पर, सेकंड ऑप्शन है वक्ता केंद्र पर, थर्ड ऑप्शन है अनंत पर और फोर्थ ऑप्शन है दर्पण के पीछे। तो अगर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को P और F के बीच में रखेंगे स्टूडेंट तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा दर्पण के पीछे। और एक दर्पण कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट, तो 3 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन का कार्य नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि कौन सा एक जो है प्रोटीन का कार्य नहीं है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, एंजाइम के रूप में शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र करना। सेकंड ऑप्शन है आनुवांशिक लक्षणों के विकास को नियंत्रित करना। और थर्ड ऑप्शन है कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक सूचना संग्रहित करना। और फोर्थ ऑप्शन है कोशिका के आकार तथा आंतरिक संगठन को बनाए रखना। तो इसमें जो हो जाएगा स्टूडेंट, पूछ रहा है कि प्रोटीन का कौन जो है कार्य नहीं है। तो एंजाइम के रूप में शरीर में जैविक रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र करना, ये जो है प्रोटीन का कार्य है। आनुवांशिक लक्षणों के विकास को नियंत्रित करना, ये भी जो है प्रोटीन का कार्य है। कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक सूचना संग्रहित करना, ये जो है प्रोटीन का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन सा कथन आंतरिक श्वसन संदर्भित करता है। तो इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि कौन सा कथन जो है आंतरिक श्वसन को संदर्भित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट फेफड़ों तथा धमनियों के बीच गैसों का आदान प्रदान होना। सेकंड ऑप्शन है वायुमंडल तथा फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान होना। थर्ड ऑप्शन है रक्त तथा ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान होना। और फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट रक्त तथा फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान होना। तो इसमें पूछ रहा था स्टूडेंट कि कौन जो है श्वसन को संदर्भित करता है। तो रक्त तथा ऊतकों के बीच गैसों का जो आदान प्रदान होता है ये जो है श्वसन को संदर्भित करता है। रक्त और ऊतक के बीच गैसों का जो आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टूडेंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा कवक द्वारा होने वाला रोग नहीं है। तो इसमें कवक द्वारा जो है कौन रोग होने वाला नहीं है ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर है एथलीट फुट, सेकंड ऑप्शन है स्केबिज, थर्ड ऑप्शन है दाद और फोर्थ ऑप्शन है फाइलेरिया। तो इसमें जो कवक द्वारा जो रोग होता है ये होता है एथलीट फिट, स्केबिज और दाद, ये जो होता है कवक द्वारा रोग होता है स्टूडेंट। और फाइलेरिया जो होता है कवक द्वारा नहीं होता, ये जो होता है गोल कृमि द्वारा, ये जो होता है फाइलेरिया जो होता है गोल कृमि द्वारा होता है। और फाइलेरिया जो होता है इसका संक्रमण जो होता है मच्छर से होता है और इसको फाइलेरिया को हाथी पाप भी कहते हैं। तो कवक द्वारा होने वाला रोग पूछेगा स्टूडेंट एग्जाम में तो एथलीट फुट, स्केबिज और दाद हो जाएगा। और गोल कृमि द्वारा होने वाला रोग तो ये फाइलेरिया हो जाएगा। और इसका संक्रमण किससे होता है तो मच्छर से होता है और इसको हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है। तो ग्रीन हाउस जो गैस होता है इसका मुख्य घटक क्या है ये पूछ रहा है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है मीथेन, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड और फोर्थ है उपयुक्त में से सभी। तो जो ग्रीन हाउस गैस जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसमें ये भी जान लेंगे स्टूडेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है फार्मूला क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2, मीथेन का होता है CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है N2O होता है। तो इसका जो हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है।
तो ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है खंडन विधि द्वारा, सेकंड ऑप्शन है मुकुलन, थर्ड ऑप्शन है बीजाणु और फोर्थ ऑप्शन है कायिक प्रबंधन। तो ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा जो होता है ईस्ट में जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो जीव हैं उनके वातावरण के साथ जो संबंध होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है बायोनिक्स, सेकंड ऑप्शन है बायोनोमिक्स, थर्ड ऑप्शन है इथोलॉजी और फोर्थ ऑप्शन है पैरासिटोलॉजी। तो इसको जो बोलते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं बायोनोमिक्स। तो जीवधारियों तथा उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन कहलाता है बायोनोमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो रक्त दाब का जो नियंत्रण होता है किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, सेकंड ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थर्ड ऑप्शन है पिनियल ग्रंथि और फोर्थ ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि। तो जो रक्त दाब का नियंत्रण होता है स्टूडेंट ये होता है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पित्त रस का स्राव किस लिए आवश्यक है? तो पित्त रस का जो स्राव होता है किस लिए आवश्यक है ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट के पाचन, सेकंड ऑप्शन है वसा का पाचन, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन का पाचन और फोर्थ ऑप्शन है मोल्टोज को ग्लूकोज में बदलने हेतु। तो जो पित्त रस का स्राव है ये आवश्यक है वसा का पाचन के लिए। तो पित्त रस का स्राव किस लिए आवश्यक है? तो वसा का जो पाचन होता है उसके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रेड डॉट नामक बीमारी किस पौधे में होती है? तो रेड डॉट नामक बीमारी किस पौधे में होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है तंबाकू, सेकंड ऑप्शन है कपास, थर्ड ऑप्शन है गन्ना और फोर्थ ऑप्शन है चाय। तो जो रेड डॉट नामक बीमारी होती है स्टूडेंट ये होता है गन्ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इल्बर्ट बिल किस वायसराय द्वारा लाया गया था? तो इल्बर्ट बिल किस वायसराय के द्वारा लाया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट लिट्टन, सेकंड ऑप्शन है रिपन, थर्ड ऑप्शन है डफरिन और फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इल्बर्ट बिल जो है किस वायसराय के द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। और इल्बर्ट बिल जो है कब पेश किया गया था? तो इल्बर्ट बिल जो है पेश किया गया था 1883 ईस्वी में। तो इसमें ये जान लेंगे स्टूडेंट कि इल्बर्ट बिल किस वायसराय के द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। और कब पेश किया गया था? तो 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पेश किया गया था। और जो लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है ये कितना से कितना तक था? तो लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है स्टूडेंट ये 1880 से 1884 तक। और जो लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो इल्बर्ट बिल किस वायसराय द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1883 ईस्वी में लाया गया था। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है कब से कब तक था? तो 1880 से 1884 तक था। और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन जो एग्जाम में बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट, और आगे होने वाले जितने भी एग्जाम में हो सकता है ये सब क्वेश्चन पूछे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1937 के चुनाव में किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो जो 1937 में चुनाव हुआ था तो किस प्रांत में जो है कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, सेकंड ऑप्शन है बंगाल, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रांत और फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। तो जो 1937 में जो चुनाव हुआ था वो जो कांग्रेस की सरकार जो बंगाल में जो है नहीं बनी थी। बाकी बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा में जो कांग्रेस का सरकार बना था, लेकिन बंगाल में जो कांग्रेस का सरकार नहीं बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था ये पूछ रहा है। तो पहले इसमें यह जान लेंगे स्टूडेंट कि कैबिनेट मिशन योजना कब लाया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना जो है आया था स्टूडेंट 1946 ईस्वी में आया था। और इसमें जो है कैबिनेट मिशन जो है 1946 ईस्वी में आया था और कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो फर्स्ट ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस, सेकंड ऑप्शन है स्टैटफोर्ड क्रिप्स, थर्ड ऑप्शन है बेबेल और फोर्थ ऑप्शन है एवी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन का जो सदस्य था वो पैथिक लॉरेंस था, स्टैटफोर्ड क्रिप्स था और एलवी अलेक्जेंडर था। और जो है लॉर्ड बेबेल जो था ये कैबिनेट मिशन का जो है सदस्य नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो जो भारत जब स्वतंत्र हो रहा था तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट लिबरल पार्टी, सेकंड ऑप्शन है कंजर्वेटिव पार्टी, थर्ड ऑप्शन है लेबर पार्टी और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये थी लेबर पार्टी की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा कब स्थानांतरित की गई? तो पुर्तगाली की राजधानी कोचीन थी स्टूडेंट पहले, और कोचीन से गोवा कब स्थानांतरित किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1510 ईस्वी, सेकेंड है 1515 ईस्वी, थर्ड है 1520 ईस्वी और फोर्थ ऑप्शन है 1530 ईस्वी। तो पुर्तगालियों की राजधानी जो कोचीन थी वहाँ से गोवा कब स्थानांतरित किया गया? तो 1530 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा गुफा मंदिर जैन, बौद्ध तथा हिंदू धर्म तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जो है गुफा मंदिर है जो जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म तीनों के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अजंता, सेकंड ऑप्शन है एलिफेटा और थर्ड ऑप्शन है एलोरा और फोर्थ ऑप्शन है खजुराहो। तो ये जो है एलोरा का जो गुफा है स्टूडेंट वो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला जो गणतंत्र है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है नंद, सेकंड ऑप्शन है लिच्छवी, थर्ड ऑप्शन है मौर्य और फोर्थ ऑप्शन है हर्यक वंश। तो पहले इसमें यह जान लेंगे स्टूडेंट कि विश्व का पहला गणतंत्र कौन था। तो विश्व का जो पहला गणतंत्र बना था वो बना था वैशाली में, और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमोलित नहीं है? एक तरफ जो है बुक का नाम दिया गया है और एक तरफ राइटर का नाम दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सुमोलित नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज। तो जवाहरलाल नेहरू के सामने दिया गया है स्टूडेंट हिंद स्वराज, तो जवाहरलाल नेहरू जो हिंद स्वराज नहीं लिखे थे, ये गलत है, हिंद स्वराज लिखे थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इंडिया मीन्स फ्रीडम, तो इंडिया मीन्स फ्रीडम कौन लिखे थे स्टूडेंट? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद लिखे थे। नेक्स्ट है इंडियन स्ट्रगल, तो इंडियन स्ट्रगल कौन लिखे थे? तो ये लिखे थे सुभाष चंद्र बोस। और फोर्थ जो ऑप्शन है स्टूडेंट अनहैप्पी इंडिया, तो अनहैप्पी इंडिया कौन लिखे थे? तो ये लिखे थे लाला लाजपत राय। तो इसमें से पूछ रहा था स्टूडेंट कि कौन सा सुमोलित नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हिंद स्वराज लिखे थे स्टूडेंट महात्मा गांधी, न कि जवाहरलाल नेहरू। और इसको एक बार फिर से पढ़ लेंगे स्टूडेंट, इंडिया मीन्स फ्रीडम कौन लिखे थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद लिखे थे। इंडियन स्ट्रगल कौन लिखे थे? तो सुभाष चंद्र बोस लिखे थे। और अनहैप्पी इंडिया कौन लिखे थे? तो लाला लाजपत राय लिखे थे। तो जी इसमें दिया हुआ स्टूडेंट इंडियन स्ट्रगल, इंडिया विंस फ्रीडम, अनहैप्पी इंडिया, ये सब जो है बीपीएससी के एग्जाम में जो है क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट। बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन ये तीनों आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध, एक तरफ जो है युद्ध दिया हुआ है और एक तरफ कब हुआ है, ये मिलान करना है। तो ये है स्टूडेंट पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1761 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध, तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1192 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध, तो ये हुआ था 1576 ईस्वी में। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में। तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3। तो इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे स्टूडेंट कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1761 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1192 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1576 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में। तो इसका जो हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिख धर्म। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया था? तो जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है स्टूडेंट? तो पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ। और आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1604 ईस्वी में। तो सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1604 ईस्वी में। और जो आदि ग्रंथ का संकलन कौन किए थे? तो ये किए थे गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव कौन थे स्टूडेंट? तो सिख धर्म के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। और जो गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड कौन दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को जो है मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने। तो सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया? तो ये किया गया 1604 ईस्वी में। और कौन किए? तो गुरु अर्जुन देव किए। और उनको मृत्युदंड कौन दिया था? तो उनको जो मृत्युदंड दिया था गुरु अर्जुन देव को, तो ये दिया था जहांगीर ने। और गुरु अर्जुन देव कौन थे? तो सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें C डबल बंद होता है क्या कहलाते हैं? तो जो खुली श्रृंखला वाला जो हाइड्रोकार्बन है इसमें जो है 2 अथी है स्टूडेंट, तो इसको डबल बॉन्ड कहते हैं। और इसमें जो है 2 पाई है तो इसको डबल बॉन्ड बोलेंगे स्टूडेंट। और इसमें तो क्या कहते हैं इसको? तो फर्स्ट ऑप्शन है एल्केन, सेकंड ऑप्शन है एल्काइन और थर्ड ऑप्शन है एल्कीन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें जो डबल बॉन्ड होता है स्टूडेंट उसको कहते हैं एल्कीन। और जिसमें जो है सिंगल बॉन्ड होगा उसको बोलते हैं एल्केन। और इसमें जो है जिसका थर्ड बॉन्ड होगा उसको बोलते हैं एल्काइन। तो इसमें जो है 2 पाई दिया हुआ है स्टूडेंट, तो इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं एल्कीन। सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्केन और थर्ड बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से कौन ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो जो कौन सा ऑक्साइड जो है उभयधर्मी है स्टूडेंट? तो फर्स्ट ऑप्शन है CO2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड ऑप्शन है SNO2। थर्ड ऑप्शन है SiO2, इसको बोलते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड। और थर्ड ऑप्शन है CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि कौन सा ऑक्साइड जो उभयधर्मी है? तो SnO2 जो है ये जो है उभयधर्मी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है, मतलब मुलायम नहीं होता है? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा बहुलक है जो गर्म करने पर जो है मुलायम नहीं होता है? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट PVC, सेकंड ऑप्शन है बेकेलाइट, थर्ड ऑप्शन है पॉलीएस्ट्रीन और फोर्थ ऑप्शन है पॉलीथीन। तो कौन सा बहुलक है स्टूडेंट जो गर्म करने पर मुलायम नहीं होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। बेकेलाइट को जो गर्म करेंगे तो ये मुलायम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो गोबर गैस में जो है कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन, सेकंड ऑप्शन है एथेन और थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन और फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो गोबर गैस में जो है कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मीथेन में। मीथेन पाया जाता है गोबर में सबसे ज़्यादा। और मीथेन का जो फार्मूला होता है क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है? तो इसमें पूछ रहा है अधातु का नाम दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कमरे के ताप पर जो है तरल अवस्था में कौन होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट कार्बन, सेकंड ऑप्शन है ब्रोमीन, थर्ड ऑप्शन है आयोडीन और फोर्थ ऑप्शन है सल्फर। तो कौन सी अधातु जो है कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है कमरे के ताप पर जो है तरल अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट N2O5, सेकंड ऑप्शन है N2O3, थर्ड ऑप्शन है N2O4 और फोर्थ ऑप्शन है N2O। तो इसे पूछ रहा है नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? तो N2O जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो है उदासीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा अवंध पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा अवंध पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है द्विसहसंयोजी, सेकंड ऑप्शन है त्रिसहसंयोजी, थर्ड ऑप्शन है एकल सहसंयोजी और फोर्थ ऑप्शन है आयनिक अवंध। तो नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा अवंध पाया जाता है? तो ये पाया जाता है त्रिसहसंयोजी बॉन्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आयोडीन निम्न में से किस रूप में पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है द्रव, सेकंड ऑप्शन है गैस, थर्ड ऑप्शन है ठोस और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो आयोडीन निम्न में से किस रूप में पाया जाता है? तो ये ठोस के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन सा सही सुमोलित नहीं है? तो इसमें जो है अनुसूची दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि कौन अनुसूची, किस अनुसूची में क्या आता है। तो दूसरी अनुसूची है ऑप्शन नंबर ए। तो दूसरी अनुसूची है संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन। तो ये तो सही है स्टूडेंट कि दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन आता है। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप, ये भी सही है, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप आता है। थर्ड ऑप्शन है सातवीं अनुसूची, इसमें विधायी शक्तियों का वितरण, ये भी सही है कि सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण आता है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है स्टूडेंट ये है पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में दिया हुआ है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो पांचवी अनुसूची में जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन नहीं होता है। पांचवी अनुसूची में होता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में है पांचवी अनुसूची में। तो पांचवी अनुसूची में क्या है स्टूडेंट? पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमोलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे स्टूडेंट कि दूसरी अनुसूची में क्या आता है, तीसरी अनुसूची में क्या आता है। तो दूसरी अनुसूची में आता है संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, तीसरी अनुसूची में आता है शपथ का प्रारूप, सातवीं अनुसूची में आता है विधायी शक्तियों का वितरण और पांचवी अनुसूची में आता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जिसको कैग भी बोलते हैं, तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका प्रावधान संविधान के भाग 5 में किया गया है। सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। थर्ड ऑप्शन है इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्त संसद द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका जो कैग जो है इसका प्रावधान जो आता है संविधान के भाग 5 में किया गया है। तो ये सही है स्टूडेंट कि ये भाग 5 में आता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो नहीं, यह राष्ट्रपति के जो है इच्छा अनुसार पद धारण नहीं करता है। थर्ड है इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्त संसद द्वारा निर्धारित होती है। तो ये सही है स्टूडेंट कि इसका वेतन एवं अन्य जो सेवा होता है ये संसद द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है ब्रिटेन, थर्ड है आयरलैंड और फोर्थ है रूस। तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया ली गई है ये आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमोलित नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पेडोलॉजी, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन। तो पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन को पेडोलॉजी नहीं कहते हैं स्टूडेंट, मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। तो फूलों का अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। थर्ड है जंतु विज्ञान की शाखा, इसको बोलते हैं एंटेमोलॉजी। और पोषण का अध्ययन इसको बोलते हैं ट्रोफोलॉजी। तो इसका जो हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें पूछा है कि कौन सा एक सुमोलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं न कि जीवाश्म के अध्ययन को। और फूलों का अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी, जंतु विज्ञान की शाखा के अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी और पोषण के अध्ययन को बोलते हैं ट्रोफोलॉजी। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। ये जो है सेट नंबर 4 था और इसमें जो सेट नंबर 4 में और जो क्वेश्चन जो है बचा हुआ उसको और हम लोग कल पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।